में हम सैनिक स्कूल के जो इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेज है उसको डिस्कस करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेज ये सारा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए ये गाइड में लिखा हुआ है सारा जो इम्पोर्टेंट इडियम्स है। तो मैं उसी इडियम्स को सैनिक स्कूल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं है ना, लगभग उसी का डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर सारा दिया हुआ है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद भी कर सकते हैं आप खुद से भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला नंबर इडियम क्या कर रहा है? पहला नंबर इडियम कर रहा है कि किक द बकेट। हम बाल्टी को पैर कब मारते हैं, है ना? जब लगता है कि ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, दम घुटने लगता है कि हम मर जाएं, तो गुस्सा से दम पैर पर मारते हैं, बकेट पर किक करते, लात से ठोकर मारते हैं, मतलब मर जाना, है ना। टू डाई माने मर जाना। किक द बकेट मतलब टू डाई, टू डाई, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेज है। स्पिल द बीन्स मतलब सेम होता है या डिब्बा कह सकते हैं। हम डिब्बे को कब खोलते हैं, बॉक्स को कब खोलते हैं? बॉक्स को खोलते हैं मतलब कुछ चीज़ दिखाने के लिए, है ना। स्पिल द बीन्स उसी को कहते हैं रिवील द सीक्रेट। जो गुप्त रहस्य बात है उसको उजागर कर देना। रिवील मतलब प्रकट कर देना, है ना, उसको उजागर कर देना, उसको कहते हैं रिवील द सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील द सीक्रेट, जो छुपी हुई बात है किसी का उसे प्रकट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स क्या है? बीटिंग अराउंड द बुश। बस मतलब झाड़ी होता है, BUSH, बुश मतलब झाड़ी के चारों ओर घूमते रहना झूठ मूठ के, है ना। मतलब कहने का मतलब कि मेन बात को नहीं करना, मेन बात बीच में है, लेकिन वो दूसरे बात को घुमा फिरा कर घुमान पकड़ कर बोलते रहता है। वो मेन पॉइंट पर आता ही नहीं है, मेन टॉपिक को बताता ही नहीं है ना। उसी को कहते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब एवॉइडिंग द मेन टॉपिक से बच के रहना। मेन टॉपिक को वो पढ़ाता ही नहीं है, मेन टॉपिक को बोलता ही नहीं है ना। इधर उधर की बात बोल देता लेकिन मेन टॉपिक को कहता नहीं है, उसी को कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। अगला इडियम्स एंड फ्रेज क्या है? क्या कहता है? वंस इन ए ब्लू मून। जिसे ईद का चांद एक ही बार दिखाई पड़ता है, प्रतिदिन नहीं दिखाई पड़ेगा, 15 दिन में एक बार दिखाई पड़ेगा। तो वंस मतलब एक बार, ब्लू मून मतलब ईद के चांद मतलब कभी कभार दिखाई पड़ेगा, जल्दी नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी को कहते हैं कि समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। एक ऐसी घटना जो साल में एक बार घटित होता है। जैसे कि मान लो कि किसी का बर्थडे है, तो बार बार बर्थडे थोड़ी आएगा, प्रतिदिन बर्थडे थोड़ी आएगा, उस साल में एक बार घटित होगा। या किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो बार बार थोड़ी एक्सीडेंट होगा, वो कभी कभार घटित होने वाली घटना को, एक ऐसी चीज़ जो कभी कभार घटित हो जाता अचानक, बस उसी को कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, है ना। वंस इन ए ब्लू मून, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, है ना, रेयरली उसी को कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इडियम एंड फ्रेजेज समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको हिंदी करके बता रहा हूँ, है ना। जो कुछ कमी अगर जो मेरे में है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला इडियम क्या कह रहा है? अगला इडियम कह रहा है क्राई ओवर द स्पिल। तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर इडियम एंड फ्रेजेज बोल रहा है कि क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड माने गिरा हुआ, छिड़का हुआ दूध, छिड़के हुए दूध के ऊपर, ओवर उन्हें ऊपर रोना नहीं चाहिए। जो दूध गिर गया तो वो गिर गया, वो वापस थोड़ी गिलास में आ सकता है या बर्तन में आ सकता है। जो दूध गिर गया वो गिर गया, जो दूध वो कैसे आ सकता है? तो इसीलिए नहीं रोना चाहिए। जो घटना घट गया है, बीते हुए समय में हमको 50 रुपया हेरा गया या कोई असफल हो गया, हम एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो उस पर रोना नहीं चाहिए, है ना। उससे पछताना नहीं चाहिए। फेल हो गए तो हो गए, मेरा 10 रुपया हेरा गया तो हेरा गया, तो हम क्यों उसको रोएंगे? तो उसी को कहते हैं इडियम एंड फ्रेजेज कि क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। गिरे हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए। जो पास्ट में हो गया, घटित हो गया, हानि पहुंच गया है, पैसा खो गया या हम कोई परीक्षा में फेल हो गए तो उस पर रोते नहीं रहना चाहिए, पछताते नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इडियम क्या कर रहा है? नेक्स्ट इडियम कह रहा है
ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक। जो केक का टुकड़ा होता है ना, उसको खाने में बहुत तुरंत खा लेते हैं, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, तुरंत कट जाता है और उतना मेहनत भी नहीं है एकदम। तो उसी कहते हैं पीस ऑफ केक, मतलब समथिंग दैट इज ईजी, एक ऐसा काम जो कि बहुत ही आसान है, एकदम तुरंत आसानी पूर्वक कर लेगा, उसी को क्या कहते हैं, समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक मतलब कि सुनहरा मौका है ना, सुनहरा मौका। ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू समवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना, सुनहरा मौका। जब किसी पोस्ट से कोई आदमी रिटायर होता है, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति होता है, तो उसे एक बहुत बड़ा रकम दिया जाता है उसके सम्मान में, है ना। तो उस दिन को या उस रकम को क्या कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक। उस रकम को, उतनी बड़ी रकम को, रिटायरमेंट के समय दिए जाने वाले रकम को क्या कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट करा है एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई, किसी के आँख का सेव होना, माने किसी के आँख के प्यारा होना। किसी के आँख का प्यारा होना मतलब किसी को ज़्यादा प्यारा होना, है ना। तो क्या होगा, समवन्स लव्ड एंड फेवरेट, जिसका बहुत दम, जिसका सबसे पसंदीदा चीज़ है या प्रिय चीज़ है, फेवरेट चीज़ है, उसी को क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, है ना। किसी की आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, उसी को कहते हैं समवन्स लव्ड एंड फेवरेट। किसी का सबसे अच्छा और प्यार भरा, है ना, जो अच्छा लगता है, पसंदीदा चीज़, प्रिय है, उसी को कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है, जान से भी ज़्यादा प्यारा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, है ना। केक पर आइसिंग आ गया तो और फ़ायदा है ना। एक तो केक मिल गया, ऊपर से आइस भी मिल गया, बर्फ़ भी है। समथिंग दैट टर्न्स गुड थिंग इनटू द बेस्ट, एक ऐसा चीज़ जो अच्छा तो था ही और वो बहुत और अच्छा हो गया, है ना। पहले मेरा कोचिंग चल ही रहा था, मान सपोज दैट, है ना, और बाद में वो और अच्छी तरह से चलने लगा तो और अच्छा हो गया, उसी को कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। केक तो मिल ही रहा था, खा ही रहे थे, बाद में आइस भी मिलने लगा, है ना, तो दोनों फ़ायदा हो गया, उसी को कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। अच्छे मौके, अच्छा समय और अच्छा हो जाना, है ना, अच्छा समय और अच्छा होना। समथिंग दैट टर्न्स गुड थिंग इनटू बेस्ट, अच्छा चीज़ और अच्छा हो गया, ठीक है, सबसे बेस्ट हो गया, उसी को कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक। अब हम नेक्स्ट इडियम देखते हैं, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब कि किसी किताब के कवर से उसको जज नहीं करना चाहिए कि कितना अच्छा बुक है या कितना ख़राब बुक है ना। अगर जो ख़राब कवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि बुक भी ख़राब होगा, है ना। इसका मतलब ये करा कि अगर कोई आदमी ऊपर से अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से वो अच्छा नहीं है, वो अंदर से अच्छा हो सकता है। या अगर जो ऊपर से सीधा कपड़ा से उसका अगर लग रहा है कि गरीब है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब है, वो राजा भी हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी भी आदमी को वन शुड नॉट जज समवन बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। जो दिखता है उसके अनुसार हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए कि उसके पास क्या क्वालिटी है या क्या नहीं है, ठीक है, उसको जज नहीं करना चाहिए, यही कह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है टू सिट ऑन द फेंस। फेंस मतलब होता है चार दीवारी, घेरा पर बैठना मतलब कि संदेह में रहना कि हम बाहर में रहें कि अंदर में रहें, बाहर में रहें कि अंदर में रहें, संदेह में रहना। नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में सक्षम नहीं होना। नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में सक्षम नहीं होना, संदेह में रहना, है ना, उसी को कहते हैं टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ए लिटमस टेस्ट। एक लिटमस टेस्ट ऐसा होता है जो कि बताता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। ए मेथड दैट हेल्प्स टू नो अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, एक ऐसा चीज़ जो कि किसी भी चीज़ के शुद्धता के बारे में जानकारी देता है। एक ऐसी विधि, लिटमस टेस्ट एक ऐसी विधि है, लिटमस टेस्ट एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की शुद्धता को जांच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की शुद्धता का जांच कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन मतलब वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑन क्लाउड मतलब वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना, है ना। ऑन बी क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश होना। बी क्लाउड नाउन, बी ऑन द क्लाउड नाइन, है ना, बहुत खुश होना। टू गिव कोल्ड शोल्डर। टू गिव कोल्ड शोल्डर मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना, है ना। टू गिव कोल्ड शोल्डर मतलब अनदेखा करना, ठीक है, इग्नोर करना उसको, उसी को कहते हैं टू गिव कोल्ड शोल्डर, है ना, अनदेखा करना। टू गिव कोल्ड शोल्डर, अनदेखा करना। हिट द बुल्स आई, सांड के आँख पर हिट लगाना। टू हिट द करेक्ट, टू हिट द टारगेट करेक्टली, किसी भी लक्ष्य को दम सही पूर्वक दम हिट कर देना, उसी को कहते हैं कि सांड के आँख पर हिट कर दिया। उतने बड़े रिस्की जानवर के आँख में हिट लगा देना मतलब उतना बड़ा टारगेट को कम्प्लीटली दम सही पूर्वक हिट कर देना, मतलब हल कर देना, उसी को कहते हैं टू हिट द टारगेट करेक्टली, है ना। हिट बुल्स आई, हिट बुल्स आई, हिट द टारगेट करेक्टली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एंड लैटिन भाषा किसी को समझ में नहीं आता है ना। ग्रीक एंड लैटिन भाषा किसी को समझ में नहीं आता, समझने में भी कठिनाई होती है, समझने में भी कठिनाई महसूस होती है। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी चीज़ जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, एक ऐसा चीज़ जो समझना बहुत मुश्किल हो। हिंदी इंग्लिश तो समझ में आ जाता है, लेकिन ग्रीक और लैटिन कभी समझ में नहीं आता, समझने में बहुत मुश्किल होता है, उसे कहते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, है ना। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है डोंट पुल योर एग्स इन वंस बास्केट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सभी अंडे को एक ही टोकरी में मत डालिए, मतलब कि डोंट पुट ऑल रिसोर्सेस एट वन प्लेसेस, सभी संसाधन को एक ही जगह नहीं रोपना चाहिए, है ना। कोई स्थान कभी कभी समाप्त भी हो सकता है, किसी कारण बस हटाना भी पड़ सकता है, तो सभी संसाधनों को एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, ये कह रहा है ना। सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, मतलब सभी संसाधनों को एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए, सभी संसाधनों को एक ही जगह नहीं रखना चाहिए। इन ए नट सेल मतलब संक्षिप्त में बताना, संक्षेप में बताना, संक्षिप्त रूप में बताना, है ना, पूरा डिटेल में नहीं कहना, संक्षेप में कहना। इन ए नट सेल मतलब इन शॉर्ट, संक्षेप में बताना, उसका सारांश बताना, किसी भी कहानी का सारांश बताना, पूरी नहीं बताना, ठीक है, डिटेल में नहीं बताना, उसी कहते हैं इन ए नट सेल मतलब इन शॉर्ट में बताना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ए डैम्प स्कीव मतलब कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह असफल हो जाना। ए डैम्प स्कीव मतलब बांध जो क्या हुआ, स्कीव हो गया मतलब टूट गया, मतलब पूरी तरह से फैल हो जाना। ए डैम्प स्कीव मतलब पूरी तरह से फैल हो जाना। ए डैम्प स्कीव मतलब पूरी तरह से फैल हो जाना, ठीक है। ए मेयर नेस्ट मतलब मेयर मतलब घोड़ी के घोंसला। ए मेयर नेस्ट मतलब ए फॉल्स इन्वेंशन, है ना, झूठी खोज करना, झूठी खोज या झूठी अन्वेंशन, आविष्कार, झूठी आविष्कार को कहते हैं ए मेयर नेस्ट, है ना, ए मेयर नेस्ट कहते हैं, ए फॉल्स इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। ए मैन ऑफ अस्ट्रा मैंने क्या होता, पुआर, है ना, पुआर, बिचाली, एक बिचाली वाला आदमी। ए मैन ऑफ अस्ट्रा, मैन ऑफ अस्ट्रा, बिचाली कमज़ोर होता है ना, उसी तरह से ए मैन ऑफ अस्ट्रा मतलब ए वीक पर्सन, एक कमज़ोर आदमी को कहते हैं मैन ऑफ अस्ट्रा। एक वीक पर्सन को क्या कहते हैं, मैन ऑफ अस्ट्रा। ए वीक पर्सन को क्या कहते हैं, मैन ऑफ अस्ट्रा, ए वीक पर्सन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू बाइट द डस्ट मतलब धूल को हम दांत से कब काटते हैं, धूल पर हम दांत से कब काटते हैं, जब हम ज़मीन पर गिर जाते हैं, जब हार करके ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो धूल हमारे मुंह में चला जाता है, उसी को कहते हैं टू बी डिफीटेड मतलब हार जाना, है ना, हार जाते हैं तभी ना गिर जाते हैं ज़मीन पर, अब मुँह में धूल चल जाता है। टू बी डिफीटेड मतलब हार जाना, ठीक है, हार हो जाना।
टू बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, टू बाइट द डस्ट मतलब हार जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर। ऐसे ही तो आग लगा हुआ है उसमें और ईंधन डाल रहे हैं, ऐसे तो आग लगा हुआ है और उसमें और फ्यूल डाल रहे हैं, जलावन डाल रहे हैं, तो और आग जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से लहकेगा। मतलब कि ऐसे ही तो ख़राब सिचुएशन है और उसे और ख़राब कर रहे हैं उकसा करके। मतलब टू मेक ए बैड प्रॉब्लम वर्स, जो बिगड़ा हुआ समस्या है उसे और बढ़ा रहा है ना, जो बिगड़ा हुआ समस्या है उसे और बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होगा, टू मेक ए बैड प्रॉब्लम वर्स, टू मेक ए बैड प्रॉब्लम वर्स, और ख़राब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एज ईजी एज ABC, ABC कितना आसान होता है, तो ये ABC की तरह आसान होना है ना, एज ईजी एज ABC, ABC जितना आसान होता है उतना ही आसान होना। मतलब कोई चीज़ की बहुत आसान है उसी को कहते हैं एज ईजी एज ABC। जिस तरह से ABCD आसान है उसी तरह का कोई चीज़ है जो कि बहुत आसान है उसी को कहते हैं समथिंग वेरी ईजी, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, एक ग्रे एरिया, एक ग्रे एरिया मतलब समथिंग अनक्लियर। ग्रे रंग जल्दी, जो ग्रे रंग होता है सुनहरा रंग उतना दिखता नहीं है ना। एक ग्रे एरिया मतलब समथिंग अनक्लियर, एक ऐसा चीज़ जो कि नहीं दिखता, अनक्लियर अस्पष्ट रूप से है ना, अस्पष्ट रूप। तो क्या बात पर नहीं रही है, दिख तो